सबसे पहले तो मैं विश्व संग्रहालय दिवस पर आप सभी को, देशवासियों को और जो लोग इस संवाद को सुनेंगे उन सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर वैसी सैसर जी, कला क्षेत्र फाउंडेशन, डॉक्टर तथागत नियोगी जी, प्रोफेसर मानवी सेठ जी, प्रोफेसर अमित कर्णे जी, जिनके अनुभवी विचार हम सुनेंगे। मैं सबसे पहले तो जोशी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शायद यही दुविधा है जिस पर आने वाली पीढ़ी का समाधान उसको देना होगा। आज मैंने एक ट्वीट किया था कि जिस देश और समाज के पास में सोना चांदी या धन हो तो वो समृद्ध, वो संपन्न हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास में विरासत नहीं है तो समृद्धशाली नहीं हो सकता। संपन्नता आ जा सकती है, लेकिन समृद्धि स्थायी होती है जो हमारे अतीत का, वर्तमान का और भविष्य के प्रति लोगों का यश और गान करती रहती है। जो बात आपने कही है ये हमारे लिए शायद पिछले दशकों में बड़ी चुनौतियां रही हैं। आपने उन बातों का लगभग कम शब्दों में अपनी बात कहकर इस बात का समाधान भी कर दिया। बुंदेलखंड में एक बड़ी छोटी सी कहानी है जिससे मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक राजा के दो बेटे थे, एक अंधा था और छोटा बेटा था वो ठीक था। उसने सोचा इसके पहले राजा नहीं रहा तो बंटवारा हुआ। बंटवारे में जो बड़ा बेटा था वो अंधा था, उसको वो सारी चीजें दे दी गई, जो मूर्तियां थी, जो कलाकृतियां थी या जो विरासत की चीजें होती थी, वो ग्रंथ, लेखन सब दे दिया और उसने अपने पास स्वर्ण मुद्राएं, सत्ता सब कुछ रख ली। समय बीतता गया और अंत में जिसके पास धन और वैभव था उसकी संतानें भी हुई और दोनों की दो दो संतानें हुई। लेकिन वो आलसी भी थे और जो काल का जो चक्र होता है उसके वो प्रभाव में रहे और वो धन, पैसा और उसके साथ बजने वाली चीजों ने उनका भविष्य तय कर दिया। जिसके पास में बहुत साधन नहीं थे लेकिन विरासत थी, उसे मेहनत की, धन भी कमाया, यश भी कमाया। और जैसे ही समय आगे बढ़ा तो जो वस्तुएं उसको हिस्से में मिली थी उसकी कीमत बढ़ती गई, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि जो चीजें पुरानी होंगी, जो कालावधि बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसके मूल्य बढ़ने थे। और अंत में जाकर यश उसको मिला जिसके पास में विरासत थी। समृद्धशाली वो माना गया। मुझे लगता है कि देश के सामने ये चुनौती काफी लंबे समय से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम जाते हैं, मैं ब्राजील के दौरे पर गया था मंत्रालय की तरफ से ब्रिक्स की मीटिंग में, वहां जाकर देखा था कि इंडियन गैलरी मुझे देखने में आई। उस समय ब्राजील के कोई राजदूत 60 और 70 के दशक में रहे होंगे। वो जहां जहां पर भी रहे वहां से वो मूर्तियां इकट्ठा करके ले गए। अब ये कोई उन पर ये नहीं कह सकता, लांछन नहीं लगा सकता कि वो चोरी से ले गए या उनका शौक था। वो कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में लगभग 300 से ज्यादा मूर्तियों को जहां जहां वो गए सर्विस में उन्होंने इकट्ठा किया। सर्वाधिक मूर्तियां उन्होंने भारत से इकट्ठी की। मैं उनका धन्यवाद इसलिए करूंगा कि जब उन पति पत्नी को लगा कि हम इसे नहीं संभाल पाएंगे तो उन्हें ब्राजील की सरकार को देकर कहा कि आप इसको इंडियन गैलरी के नाम पर रखिए, लेकिन मैं नहीं संभाल सकता हूं और इसलिए इसको यहाँ पर रखना चाहिए। मैं उनकी इस ईमानदारी का कद्र करता हूँ। और जब मैंने वहां देखा तो वहां 3वीं शताब्दी से लेकर लगातार मूर्तियां और पूर्ण सुरक्षित मूर्तियां उनके उस गैलरी में, देश भी देखता है, दुनिया के लोग जाते हैं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एक भवन के भीतर वो सारी चीजें रखी हुई हैं जो उन महानुभाव ने इकट्ठी की होंगी। जो भी विदेशी मेहमान जाता है वो उसको दिखाते हैं, लेकिन वहां स्वतः का कुछ नहीं है। स्वतः का सिर्फ एक पार्क में एक मूर्ति है, बाकी उस पूरे हिस्से में जहां मैं गया कुछ है नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कला, हमारा साहित्य, हमारा विज्ञान, हमारा संगीत, हमारा कौशल, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा कालखंड आया जब हमारे बीच में न जाने कैसे द्वंद्व पैदा किए गए।
और जिसमें एक धारा ये आई जो जोशी जी ने कही कि शायद अंग्रेज जब आए तब हमने मैनेजमेंट सीखा या रखना या संभालना सीखा। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है। लेकिन इन सबसे बड़ी चुनौती में मानता हूं जो हीनता का भाव हमारे भीतर पैदा किया गया, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या हम वास्तव में हीन हैं? पुरातात्विक संपदा के मामले में जितना मैं घूम सका हूं या जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ सका हूं, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट भी हूं, थोड़ा बहुत समझ रखता हूं, मैं जब देखता हूं तो कहीं पर भी मुझे ये नहीं लगता कि हमारे पास में वो चीजें नहीं है। हाँ, शोकेस करने की कमी जरूर मुझे कई बार लगती है, लेकिन ये पहले नहीं था ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। जब हम किसी मंदिर की कलाकृति को देखते हैं, जैसे एक मूर्ति पर दुनिया के देश अभिमान करते हैं, एक साइट पर करते हैं, ऐसी हजारों साइट हमारे गांव में है। और इस अधिकता ने ही हमको लापरवाह बनाया, उसके प्रति हमको ऐसा माना अरे ये तो पता नहीं पूर्वज क्या करते रहे। लेकिन वही चीज जो लोग उठाकर ले गए और जब उनने शोकेस किया तो हम उसको देखने के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बीच के गैप को भरना ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि कई बार पत्थर के या धातु के शिल्प को लेकर, मैं गोंडवाना से आता हूं, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां जो गोंड राजा थे उनको पत्थर की समझ बहुत थी, चाहे वो सुरंग बनानी हो। बाद में दुनिया ने माना, पहले नहीं माना लेकिन बाद में माना कि नदी के नीचे से सुरंग निकालकर वो ले गए, लेकिन वो सफल रही। आज भी यांत्रिक तरीके से आपको कंक्रीट डालनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने पत्थर का चयन किया। नदी के नीचे से, नर्मदा जैसी नदी के नीचे से वो सुरंग बनाकर उस पार चले गए। और मुझे लगता है कि हमने इसको कभी डॉक्यूमेंट के तरीके से नहीं देखा, क्योंकि गौड़ राजाओं की सारी कला और विधा वो सिर्फ बातों में होती थी, यानी जो संवाद होता था उसमें होती थी, लिखित नहीं थी। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है श्रुति और स्मृति में जो चीजें हैं उनको दुनिया ने नहीं माना। शायद ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हम श्रुति और स्मृति की चीजों को हमने तो माना, हमने उसको कैरी ऑन भी किया, आगे तक ले भी गए, जिसके हम परिणाम देखते भी हैं, सुफल भी देखते हैं, लेकिन हम उसको वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं कर सके कि जो हमारी परंपराएं अनवरत चलने वाली परंपराएं हैं। वेद के बारे में कहा जाता है कि वेद एक समय नष्ट कर दिए गए थे, सिर्फ श्रुति और स्मृति के आधार पर उसका पुनर्लेखन हुआ, लेकिन इनमें पुनर्लेखन की व्यवस्थाएं नहीं है। आज भी आप किसी गौण विद्या की बात करेंगे, ऐसी अनेक हमारी जनजातियां होंगी जहां पर श्रुति और स्मृति में चीजें चलती नहीं, अनुभव के आधार पर होता रहा। अभी मैं वृंदावन के गोविंद जी देव मंदिर की तरफ गया, जहाँ का विग्रह जयपुर में है। जब मैंने पता किया कि इस मंदिर को फिर से हम पूरा कर सकते हैं क्या, तो 12वीं पीढ़ी के उनके पूर्वज मिल गए जो उस मंदिर शिल्प के बारे में जानते हैं और उसको पूरा करने का वो कहते हैं हम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस निरंतरता के प्रति भी हमें सचेत होना होगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस अवसर पर आपके भी अपने अनुभव होंगे, हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन म्यूजियम्स के नाम लिए गए, देश में हमारे पास एक लगभग 1 दर्जन ऐसे म्यूजियम है जो वास्तव में जिनके पास में ऐसी धरोहर है जिनका हम 7% भी डिस्प्ले नहीं कर पाते। तीसरी चुनौती मैं ये मानता हूं कि हम कंजर्वेशन की तरफ जाएं, डिस्प्ले कैसे करें, किसी जो कैटेगरीज है, जो एक सामान्यतः लोग देखने आते हैं, जो पर्यटक आता है, लेकिन उसके अलावा स्कॉलर्स आते हैं, कुछ रिसर्चर्स आते हैं, कुछ बाकी लोग आते हैं, सबके लिए उनकी अपनी अपनी अलग जरूरतें हैं। हमारे पास में सामग्रियां हैं, लेकिन उन सामग्रियों को डिस्प्ले करने के बारे में नहीं सोचा गया, हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने कहा कि कल्चर स्पेस बनने चाहिए। एक तरफ एक्सीबिशन हो रहा है, उससे निकलती हुई चीजें, नई धारणाओं को दुनिया के सामने रखा जा रहा है और वो सफल हो रही है। उसमें राखीगढ़ी एक अच्छा उदाहरण है, धोलावीरा अच्छा उदाहरण है कि कंस्ट्रक्शन के बारे में कहा जाता था कि ये पश्चिम में पहले हुआ, लेकिन धोलावीरा के एक्सीबिशन के बाद में पूरी दुनिया की जियोलॉजी और इतिहास और हिस्ट्री बदल गई। अभी राखीगढ़ी की बात एक्सीबिशन के बाद में अब फिर से एक नई वो चली है, और जिससे लगता है कि इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, जियोलॉजी बदलेगी। और मुझे लगता है कि इन चीजों पर हम सबको भी अभी
बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे 18वीं सदी में इस देश में संग्रहालय रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो बाद में 19वीं सदी में शुरू हुए हैं कि हम उनको क्या परिभाषा दें, कैसे उसमें आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि और अगर हम जोशी जी की बात को तथ्यात्मक तरीके से अगर रखते हैं कि हम 6वीं शताब्दी में हम इन बातों के बारे में जानते थे, लेकिन हमें हमारे पास में कोई मॉडल होना होगा। हमें सिर्फ इतना ही तो ढूंढना है कि कोई स्थान तो होगा उतना पुराना। मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र में गांव में 6वीं और 7वीं शताब्दी के कल्चरल काल के पहले की चीजें बिल्कुल यूं मिल जाती हैं। आज ही एक पोस्ट डली है जिसमें अभिराम राम की प्रतिमा है। वो हमारे एक छोटा सा गांव है दोनी, वहां के पूरे पत्थर ही पत्थर है। गांव कुछ आदिवासी है, वो चुनिंदा लोग वहां पर है, लेकिन वो सब 6वीं 7वीं शताब्दी की चीजें वहां बिखरी पड़ी हैं। उस समय उठाकर लोग ले आए होंगे जो सीमित चीजें थी, बाकी चीजें वहां पर रखी हुई हैं। और इसलिए मैं इस अवसर पर लंबी बात ना करते हुए मैं सभी वक्ताओं का हृदय से स्वागत भी करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बातें, सबकी बातें मैं सुनूं, ताकि हम आगे मिलजुल कर एक अच्छा रोड मैप बनाकर आगे चल सके। मैं उन तमाम लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो उनको अनजाने जाने अनजाने लोगों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हजारों साल पुरानी चीजें आज हमारे पास में मौजूद है। वो जिस भी तरह से थी, बाद में उनको संग्रहालय तक पहुंचाया गया होगा, लेकिन कभी ना कभी किसी ने बनाई होंगी, किसी ने इकट्ठी की होंगी। मैं उनके प्रति नमन करता हूँ, उन दानदाताओं के प्रति भी जिनने शुरुआती दौर में बिना सरकार के सहयोग के उन्होंने चीजों को खड़ा किया, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने संग्रहालयों में चीजों को दान दिया, ऐसा एक वर्ग है, मैं उसे भी हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन तमाम लोगों को जिनके बारे में मैं जानता नहीं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन तन मन धन से लगातार इस कार्य में जुटे हैं। और आगे जो जैसे आज विषय दिया गया है, उस विषय के आधार में कि भविष्य में हम अपनी इस संग्रहालय की परिस्थितियों को और कैसे बेहतर बनाएंगे, मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं भी एक हिस्सा हूँ उसी टीम का जो इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाएगी, और मैं मानता हूँ कि उसमें हम अगर हिस्सेदार बने तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि मेरा अटल विश्वास है कि संपदा के मामले में दुनिया में हम किन्हीं भी चीजों में कमतर नहीं है। अगर कमतर कहीं दिखते हैं तो सिर्फ या तो इस भ्रम को दूर करना, या इस तथ्य को वैज्ञानिक कसौटी पर कस के या इतिहास की कसौटी पर कस के प्रस्तुत करना, शायद यही हमारे लिए चुनौती है जिससे हम पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ने की जरूरत है। हाँ, संवाद होगा, ये लोकतांत्रिक तरीका है। किसी को हमारी बात पर मतभेद हो सकता है, तो उन तमाम लोगों से कहूंगा संवाद में विश्वास रखिए, तथ्यों में विश्वास रखिए। अगर कोई 6वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व पे ग्रंथ लिखा गया है तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि वो चीजें हम सबको और संबल देती है। मैं फिर से विश्व संग्रहालय दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो जोशी से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को आप प्रारंभ कराएं, ताकि मैं भी बैठकर सुनूंगा। मुझे पता नहीं कितनी देर लगी, पर मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे तो बैठने का मन बनाकर आया हूँ। उतने में जितने वक्ता होंगे तो उनकी बात को सुनूंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद।